Assalamu alaikum students. My name is Mohammad Zuhaib and I am your computer science teacher for grade 12. स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया है नॉर्मलाइजेशन का। तो आज हम नॉर्मलाइजेशन को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने नॉर्मलाइजेशन को प्रीवियस लेक्चर्स में भी डिस्कस किया था, बट डिटेल डिस्कशन हम इस चैप्टर में करेंगे। तो आइए चलते हैं बोर्ड पे ताकि हम नॉर्मलाइजेशन और इसके डिफरेंट स्टेजेस को समझ सकें। नॉर्मलाइजेशन स्टूडेंट, नॉर्मलाइजेशन को हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में भी थोड़ा सा डिस्कस किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था जब हम डेटाबेस को डिज़ाइन करते हैं तो उसके दो तरह के डिज़ाइन बनाए जाते हैं, जिसमें लॉजिकल डिज़ाइन और फिज़िकल डिज़ाइन था। लॉजिकल डिज़ाइन में लास्ट स्टेप ये था कि रिलेशंस को नॉर्मलाइज करना है। आज हम ये नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस जो है इसको डिटेल डिस्कस करना शुरू करेंगे। इसके स्टेप्स देखेंगे, इसकी स्टेजेस देखेंगे और किस तरह से एक टेबल या रिलेशन को प्रॉपर नॉर्मलाइज फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है वो देखेंगे। तो सबसे पहले ये पढ़ते हैं कि नॉर्मलाइजेशन होती क्या है। स्टूडेंट, जब भी एक टेबल में डिफरेंट टाइप्स ऑफ अनोमलीज आ जाती हैं, अनोमलीज को आसान अल्फाज में हम एरर्स कह सकते हैं। वो रेडुएंसी भी हो सकती है, वो कोई डिपेंडेंसीज भी हो सकती हैं, जिसकी वजह से टेबल जो है वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है। कॉम्प्लेक्स क्यों होता है? क्योंकि जब उसमें डेटा स्टोर किया जाता है तो डेटा चूंकि रेडुएंट होता है, रेडुएंसी की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। इसी तरह डिपेंडेंसीज की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। तो हमें उस टेबल में मौजूद जो भी अनोमलीज हैं, जो भी रेडुएंसीज हैं या जो भी डिपेंडेंसीज हैं, उनको ख़त्म करना पड़ता है ताकि हमारा टेबल जो है, हमारा रिलेशन जो है वो प्रॉपर एक स्टेबल फॉर्म में दोबारा से आ जाए। तो ये जो प्रोसेस होता है कि किसी एक टेबल को या रिलेशन को आप कॉम्प्लेक्स फॉर्म से कन्वर्ट कर रहे हैं दोबारा सिंपल एंड स्टेबल फॉर्म में, ये बेसिकली नॉर्मलाइजेशन कहलाता है। अगर आप इसकी डेफिनेशन देखें, डेफिनेशन में लिखा गया है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर्स इनटू सिंपल एंड स्टेबल डेटा स्ट्रक्चर्स। डेटा स्ट्रक्चर्स हम टेबल्स को कहते हैं या रिलेशंस को कहते हैं जिसमें हमारा डेटा स्टोर किया जाता है। स्टूडेंट्स, जब भी नॉर्मलाइजेशन करनी होती है तो नॉर्मलाइजेशन के कुछ स्टेप्स को फॉलो किया जाता है। इसकी कुछ स्टेजेस हैं और वो स्टेजेस जो हैं वो 3 स्टेजेस हैं, जिसमें फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म और थर्ड नॉर्मल फॉर्म है। हर स्टेज पे, हर स्टेप में एक ख़ास किस्म की अनोमली को ख़त्म किया जाता है, एक ख़ास किस्म के एरर को रिमूव किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म की बात करूं तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में रेडुएंसी को रिमूव किया जाता है। इसी तरह और जो डिफरेंट हमारे पास नॉर्मल फॉर्म्स हैं, सेकंड है, थर्ड है, इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ अनोमलीज को रिमूव किया जाता है ताकि हमारा टेबल या हमारा रिलेशन एक स्टेबल फॉर्म में हमारे पास आ जाए, उसमें कोई भी एरर ना हो। स्टूडेंट्स, अगर टेबल स्टेबल फॉर्म में नहीं होता, अगर टेबल सिंपल एंड स्टेबल फॉर्म में हमारे पास मौजूद नहीं है, वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, उसमें एरर्स हैं, उसमें अनोमलीज हैं, तो हमारा डेटा कभी भी प्रॉपर फॉर्म में डेटाबेस में स्टोर नहीं होगा। स्टूडेंट्स, नॉर्मलाइजेशन में ये 3 स्टेप्स हैं जिसको प्रॉपर फॉलो करने के बाद हम अपने टेबल को कन्वर्ट करते हैं स्टेबल फॉर्म में। बट इससे पहले हम फंक्शनल डिपेंडेंसी देखेंगे कि फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या होती है। स्टूडेंट्स, याद रखिएगा कि जब भी एक टेबल बनाया जाता है तो उस टेबल में डिफरेंट रोज एंड कॉलम्स होते हैं। हर कॉलम को हम फील्ड का नाम देते हैं और हर रो को हम रिकॉर्ड का नाम देते हैं। स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि हम कॉलम्स में एट्रीब्यूट्स लिखते हैं और रो जो है वो एक कंप्लीट रिकॉर्ड को रिप्रेजेंट करती है।
लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे एट्रीब्यूट्स लिखे एक स्टूडेंट के, आईडी यानी कि रोल नंबर, नेम, क्लास और उसकी फ़ी। तो कहा यह जाता है कि ये जो एट्रीब्यूट्स हैं फ़ी, क्लास, नेम और आईडी, इनमें एक एट्रीब्यूट ऐसा होता है जो कि यूनिक होता है जिसे हम प्राइमरी की का नाम देते हैं, और यहाँ जो यूनिक एट्रीब्यूट है वो आईडी है। अब बाकी जो एट्रीब्यूट्स हैं ये इस आईडी पे डिपेंड करने चाहिए, यानी कि इस प्राइमरी की पे डिपेंडेंट होने चाहिए। इसकी रीज़न क्या है? क्योंकि ये आईडी जो है ये प्राइमरी की है, और प्राइमरी की वजह से ही हम किसी दूसरे एट्रीब्यूट की वैल्यू जो है वो फाइंड कर सकते हैं। तो इसे कहते हैं फंक्शनल डिपेंडेंसी, कि एक एट्रीब्यूट का किसी दूसरे एट्रीब्यूट पे डिपेंडेंट होना, ताकि उसकी वजह से हम उस एट्रीब्यूट की वैल्यू को फाइंड कर सकें। इसको कहते हैं फंक्शनल डिपेंडेंसी। तो इसकी डेफिनेशन में भी लिखा गया है कि अ फंक्शनल डिपेंडेंसी इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू एट्रीब्यूट्स। दो एट्रीब्यूट्स के दरमियान जो रिलेशनशिप होता है, लाइक एक एट्रीब्यूट ये है और दूसरा एट्रीब्यूट ये है, तो इन दो एट्रीब्यूट्स के दरमियान जो रिलेशनशिप होगा उसे हम डिपेंडेंसी बोलेंगे, और वो कौन सी डिपेंडेंसी होगी? वो फंक्शनल डिपेंडेंसी होगी। अब फंक्शनल डिपेंडेंसी का फायदा क्या है? अभी मैंने आपको बताया है कि अगर एक एट्रीब्यूट दूसरे एट्रीब्यूट पे डिपेंड करता है तो हम क्या करेंगे कि उस एट्रीब्यूट से हम दूसरे एट्रीब्यूट की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। द वैल्यू ऑफ वन एट्रीब्यूट कैन बी यूज्ड टू फाइंड वैल्यू ऑफ एन अदर एट्रीब्यूट इन अ रिलेशन। स्टूडेंट, रिलेशन को हम टेबल का नाम भी देते हैं। चैप्टर नंबर 2 में हमने ये बात की थी। और ये जो एट्रीब्यूट्स हैं जो फंक्शनली डिपेंडेंट हैं एक रिलेशन में, बेसिकली वो ही यूज होते हैं एक दूसरे की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए। स्टूडेंट्स, याद रखिएगा कि अगर कोई एक एट्रीब्यूट दूसरे एट्रीब्यूट पे डिपेंड करता है तो हम उस एट्रीब्यूट के थ्रू दूसरे एट्रीब्यूट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अगर कोई दूसरा एट्रीब्यूट पहले एट्रीब्यूट पे डिपेंड करता है तो हम उसके थ्रू भी पहले एट्रीब्यूट की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। इसके एक एग्जांपल देखते हैं कि लेट्स सपोज वी हैव एट्रीब्यूट बी। हमारे पास कोई एक एट्रीब्यूट है जिसका नाम है बी, और एक दूसरा एट्रीब्यूट है जिसका नाम है ए। दो एट्रीब्यूट्स हैं, मैंने कोई भी नाम रख दिए ए और बी। बी एट्रीब्यूट ए एट्रीब्यूट पे फंक्शनली डिपेंडेंट अगर है तो हम ये कह सकते हैं कि हम ए एट्रीब्यूट की मदद से बी एट्रीब्यूट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है इस तरह से। अब ए वाला एट्रीब्यूट ये है और बी वाला एट्रीब्यूट ये है। इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करने का मतलब है कि ये बी एट्रीब्यूट ए वाले एट्रीब्यूट पे डिपेंडेंट है, और हम ए एट्रीब्यूट के थ्रू बी एट्रीब्यूट की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये जो फंक्शनल डिपेंडेंसी है ये बहुत ज़रूरी है। अगर फंक्शनल डिपेंडेंसी एट्रीब्यूट्स के दरमियान नहीं है तो हमें ये फंक्शनल डिपेंडेंसी बनानी पड़ेगी, और ये कीज़ असाइन करने से ही बनती है, जो हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ी थी, प्राइमरी की, सेकेंडरी की, सॉर्ट की, इस तरह से। स्टूडेंट, नॉर्मलाइजेशन के डिफरेंट स्टेप्स हैं। हर स्टेप में एक अलग फंक्शन परफॉर्म किया जाता है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि किस तरह से एक कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर को हम सिंपल एंड स्टेबल डेटा स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करेंगे। लेट्स सपोज हमारे पास कोई रिलेशन है और उस रिलेशन में कोई अनोमलीज हैं, कोई एरर्स हैं। अब मैं उस रिलेशन को कॉम्प्लेक्स फॉर्म से कन्वर्ट करना चाह रहा हूं सिंपल एंड स्टेबल फॉर्म में, तो मुझे उस पर नॉर्मलाइजेशन के डिफरेंट स्टेप्स अप्लाई करने पड़ेंगे। मुझे उस रिलेशन को इन स्टेप्स या इन स्टेजेस से गुजारना पड़ेगा, और हर स्टेप या हर स्टेज से जैसे ही वो रिलेशन गुजरेगा तो उसमें अनोमलीज जो हैं वो ख़त्म होती चली जाएंगी, जिससे टेबल जो है वो कॉम्प्लेक्सिटी से निकलकर एक सिंपल या स्टेबल फॉर्म में आ जाएगा। स्टूडेंट, रिलेशन जो है हमारे पास, जो टेबल है, सबसे पहले उसे कन्वर्ट किया जाता है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में,
और फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में याद रखिएगा कि रिपीटिंग ग्रुप्स को रिमूव किया जाता है। अब ये रिपीटिंग ग्रुप्स क्या होते हैं? चूंकि हमने फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म का एक अलग टॉपिक पढ़ना है, तो हम रिपीटिंग ग्रुप्स को वहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट मैं ओवरव्यू आपको यहाँ दे देता हूँ। स्टूडेंट्स, हमने प्रॉपर्टीज ऑफ रिलेशन पढ़ी थी और वहाँ एक बात की थी कि एक सेल में एक से ज़्यादा वैल्यूज़ नहीं होनी चाहिए। जब एक सेल में एक से ज़्यादा वैल्यूज़ होंगी तो बेसिकली रिपीटिंग ग्रुप्स होंगे, और रिपीटिंग ग्रुप्स को हमें ख़त्म करना पड़ता है, रिमूव करना पड़ता है, क्योंकि ये रेडुएंसी होती है, रेपिटेशन होती है, जिसकी वजह से टेबल जो है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आता है। तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म ने क्या करना है कि रिपीटिंग ग्रुप्स को ख़त्म करना है। जब रिपीटिंग ग्रुप्स ख़त्म हो जाते हैं फिर हम उसको सेकंड नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। अब सेकंड नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने की दो कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन क्या है कि एक तो टेबल फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए और दूसरा उसमें किसी किस्म की पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब है कि पार्शियल डिपेंडेंसी को रिमूव किया जाता है सेकंड नॉर्मल फॉर्म में। इसी तरह जब सेकंड नॉर्मल फॉर्म में टेबल को कन्वर्ट कर लिया जाता है तो उसके बाद टेबल को थर्ड नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। अब थर्ड नॉर्मल फॉर्म की भी दो कंडीशंस हैं। क्या? कि एक तो टेबल सेकंड नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए और दूसरा उसमें ट्रांजिटिव डिपेंडेंसीज नहीं होनी चाहिए। मतलब हम ट्रांजिटिव डिपेंडेंसीज जो हमारे टेबल में एग्जिस्ट कर रही हैं, अब ये होती क्या है इसको इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसीज को हम थर्ड नॉर्मल फॉर्म में रिमूव करते हैं। अब अगर आप ये चीज देखें कि थर्ड नॉर्मल फॉर्म में टेबल को कन्वर्ट करने का मतलब है कि टेबल ऑलरेडी सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है, और सेकंड नॉर्मल फॉर्म में टेबल को कन्वर्ट करने का मतलब है कि टेबल ऑलरेडी फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है। यानी कि जब हमारा टेबल थर्ड नॉर्मल फॉर्म में आएगा ना तो उसमें ट्रांजिटिव डिपेंडेंसीज होंगी, ना ही उसमें पार्शियल डिपेंडेंसीज होंगी, और ना ही उसमें रिपीटिंग ग्रुप्स होंगे। अल्टीमेटली हमने एक कंप्लीट स्टेप वाइज अप्रोच के थ्रू ये जो तीन ज्यादा आने वाले एरर्स हैं, अनोमलीज हैं, इनको रिमूव करना है। स्टूडेंट, इससे हायर नॉर्मल फॉर्म्स भी होती हैं जिसमें बाकी अनोमलीज को खत्म किया जाता है, बट चूंकि आपकी बुक में यही तीन स्टेप्स हैं, यही तीन एक्शंस बताए गए हैं जो कि टेबल के ऊपर परफॉर्म करने हैं। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में पहले टेबल को कन्वर्ट करना है, जिसमें रिपीटिंग ग्रुप्स को खत्म करेंगे तो टेबल फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में आएगा। उसके बाद सेकंड नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, उसके लिए दो कंडीशन है कि एक तो टेबल फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए, यानी कि रिपीटिंग ग्रुप नहीं होना चाहिए, फिर उसमें से पार्शियल डिपेंडेंसीज को खत्म करना है, उसके बाद टेबल को थर्ड नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। थर्ड नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने की पहली कंडीशन ये है कि टेबल सेकंड नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए, और सेकंड नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट होने का मतलब है ना तो उसमें रिपीटिंग ग्रुप्स होंगे ना ही उसमें पार्शियल डिपेंडेंसी होगी, और जब टेबल थर्ड नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो उसमें से ट्रांजिटिव डिपेंडेंसीज को भी खत्म कर देंगे। स्टूडेंट, ये एक स्टेप वाइज अप्रोच है, ये एक बेसिक जो है ये फ्लो है कि किस तरह से आप टेबल की नॉर्मलाइजेशन करते हैं, और यही नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस कहलाता है कि इनकी फॉर्म्स को यूज करते हुए टेबल को सिंपल एंड स्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। स्टूडेंट्स, ये जो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म, ये हम वन बाय वन टेबल पे अप्लाई करते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं थर्ड नॉर्मल फॉर्म को पहले अप्लाई कर दूं और सेकंड को बाद में अप्लाई करूं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हम वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप, एक फ्लो में, एक तरतीब में, एक सीक्वेंस में जो है ये एक्शंस टेबल पर परफॉर्म करते हैं, और फिर हमारा टेबल जो है वो सिंपल एंड स्टेबल फॉर्म में हमारे पास आता है जिसमें कोई एरर नहीं होता। स्टूडेंट्स, कुछ स्टूडेंट्स का क्वेश्चन ये है कि अगर हम नॉर्मलाइजेशन ना करें तो क्या होगा। स्टूडेंट्स, नॉर्मलाइजेशन अगर हम नहीं करते तो बहुत सारे एरर्स आपके टेबल में ही मौजूद होंगे जिससे आपकी डेटाबेस प्रॉपर्ली वर्क नहीं करेगी, और ये डेटाबेस बनाते वक्त इन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है
कि जो भी डेटाबेस सिस्टम क्रिएट किया जा रहा है उसमें जो टेबल्स बनाए जा रहे हैं, उनके दरमियान जो रिलेशनशिप्स बनाए जा रहे हैं, उसमें किसी किस्म की कोई भी रेडुएंसी ना हो, कोई भी रिपीटिंग ग्रुप्स ना हो, कोई भी पार्शियल या ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी ना हो, बल्कि हर एट्रीब्यूट दूसरे एट्रीब्यूट पर फुली फंक्शनली डिपेंडेंट होना चाहिए। अगर वो फुली फंक्शनली डिपेंडेंट नहीं है तो पार्शियल डिपेंडेंसीज या ट्रांजिटिव डिपेंडेंसीज आती हैं, जिसकी वजह से टेबल जो है हमें उसमें एरर्स नजर आते हैं या टेबल प्रॉपर्ली काम नहीं करता, डेटाबेस जो है वो एरर शो करती है, फिर हमें उसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने नॉर्मलाइजेशन पढ़ी और नॉर्मलाइजेशन के डिफरेंट स्टेप्स पढ़े। उम्मीद है कि आपको इस टॉपिक की समझ आ गई होगी। बुक से लाजमी इस टॉपिक को रीड कीजिएगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।